वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि पता है कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ आपके एफसीआई सिलेबस जो है और यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल मेंस का सिलेबस। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश मतलब मेरी है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो लगभग मैंने हाफ सिलेबस जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का वो आपको कंप्लीट करा दिया। पीडीएस सिस्टम जो भी है वहाँ तक मैंने देखा है बेसिकली। और इसके बाद मैंने नीचे का एक पोर्शन लिया था जो कि है आपका जो भी प्राइस पॉलिसीज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी उसके बारे में बताया था। नाउ वी सी द बफर स्टॉक रिलेटेड इश्यूज। बफर स्टॉक क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड इश्यूज, चैलेंजेस एंड एन कंक्लूजन और कुछ अदर फैक्ट्स। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप पूरी वीडियो देखें। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और ये भी जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में, इसका सेम पीडीएफ मैं हिंदी में भी अवेलेबल करा दूंगी। जिसको भी हिंदी में चाहिए वो कमेंट करेगा, मैं उसको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है, हिंदी में भी। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक से अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप में आप जाकर एग्री एग्जाम विद स्वाति शुक्ला करके सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा एंड वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करिएगा, देन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक जा सके जो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड जो नॉन एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग करते नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का एक लाइक मुझे को मोटिवेट करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले वो जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग जान लेंगे तो हम उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो खुद ही दिमाग में हमारे क्लिक करने लगेंगी, क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कोई अलग से, ठीक है, नहीं होती हैं और हमारे आसपास अवेलेबल चीज़ें रहती है। स्टॉक मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रहित करके रखना। हम भी स्टॉक रखते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मियाँ राइस, वीट, पल्सेस, ये सारी चीज़ों का स्टॉक रखती हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस स्टॉक का यूज़ कर सकें। जैसे कि कोविड के कंडीशन में तो हमारी मम्मियाँ भी जो है वो स्टोरेज करके रखती हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आती तो हम फिर वो जो स्टोर ग्रेन है उसका यूज़ करते हैं। सेम तरह से जो जैसे भी देख सकते हैं कोविड की सिचुएशन है तो हमारा जो स्टोरेज फूड ग्रेन है हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम इतना बाहर निकल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन कंडीशंस। सो सेम जो गवर्नमेंट भी है वो एक्स्ट्रा जो मतलब जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ तो जो भी बांटना है पीडीएस सिस्टम के थ्रू और अदर जो भी नीडेड है, उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्टॉक बचता है उसको एज अ बफर स्टॉक सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर इमरजेंसी एंड जो भी आपका टैकलिंग अनफॉर्चुनेट इमरजेंसीज रहते हैं एंड फुलफिल द फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली मैं एक बार हिंदी में भी ये सारी चीज़ों को समझा देती हूँ आपको। जैसा कि आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ कुछ भी जो अप्रत्याशित आपातकाल जो भी स्थितियाँ रहती हैं, इसलिए इसको बोला गया है अप्रत्याशित, यानी हम उसको सोचे नहीं रहते हैं ना, वो सडनली आ जाता है। कोविड कोई सोचा था क्या? नहीं, ठीक। ये तो इस सब से निपटने के लिए क्या होता है, कुछ दिन के लिए या कुछ निश्चित वस्तुओं जैसे कि चावल, गेहूँ, ये जो बेसिक नीड्स रहते हैं जो पे डेली नीड्स की जो भी रहते हैं चीज़ें, इसका संग्रह सरकार के द्वारा किया जाता है जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। और खाद्य स्टॉक बफरिंग को पहली बार अगर बोला जाए कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये पहली बार 1969 में आपकी जो चौथी पंचवर्षीय यानी जो फोर्थ आपका 5 ईयर प्लान था उस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। तो सरकार ने क्या किया, खाद्य अधिनियम 1964 के अंतर्गत इस आशा से उन्होंने इसको बनाया, यानी जो भी आपका एफसीआई है उसको ये सोच के ये ऑब्जेक्टिव को लेकर उसकी स्थापना की थी कि इसके माध्यम से क्या होगा कि जो सरकार की जो खाद्य नीति है यानी जो भी फूड पॉलिसीज़ होते हैं सरकार के, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको प्राप्त किया जा सके। सो वर्तमान में हम अगर देखें तो सरकार की ओर से कौन कौन से ऐसे जो एजेंसीज हैं या ग्रुप है जो काम कर रहा है, तो पहला आपका है NAFED, जिसका आपका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या इसको हम हिंदी में भी मतलब
बोल सकते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। सेकेंड वन इज़ द लघु किसान कृषि व्यापार संघ, जो कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। एंड फोर्थ इज़ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ये सारे जो भी हैं ये बफर स्टॉक की खरीद और प्रबंधन, यानी उसको कोई बाय करना स्टॉक को एंड उसको फिर मैनेज करना, ये सारे काम को देखते हैं। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर जो आपका, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ और हिंदी में बता दूंगी आपको। बफर स्टॉक बेसिकली क्या करता है, दे मेंटेन फॉर द इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू एवरी सिटीजन अंडर द स्ट्रेसफुल एंड डिफिकल्ट political and socio-economic as well as the natural situation, thus ensuring the food security in India। ओके, तो जो भी मान लो कुछ ऐसा सडन प्रॉब्लम आया, यानी नेचुरल कुछ प्रॉब्लम आ गया या सोशो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी प्राकृतिक जो भी स्थितियां हैं और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थितियां हैं, इसमें क्या होता है प्रत्येक नागरिक जो कि इंडिया में रहता है उनको मतलब फूड मटेरियल मिल पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए जो आपका बफर स्टॉक है ये मेंटेन किया जाता है। इस प्रकार यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सेकेंड है आपका जो भी टेल्किंग द अनफॉर्चुनेट, लेकिन यहाँ पर एक मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता समटाइम होता है कि बहुत रेट हाई हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे सब किसी वस्तुओं का, तो ये एक अस्थिरता होती है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप फेलियर यानी फसल कभी फेल हो जाता है हमारा, या नेचुरल कोई डिज़ास्टर आते हैं, बाढ़, तूफान, भूकंप, यानी ठीक प्राकृतिक आपदा आदि जैसे जो भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस है, यानी आपातकालीन जो भी ऐसे कंडीशन है इससे निपटने के लिए। तीसरा है जो आपका सार्वजनिक वितरण योजना है और अन्य जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती है उसका सुचारू रूप से जो भी क्रियान्वयन, ठीक है, या कार्यान्वयन करने के लिए में भी थोड़ा बहुत वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये करने के लिए बेसिकली यानी जो भी आपका पीडीएस सिस्टम है और जो भी वेलफेयर जो स्कीम चलाया जाता है फार्मर्स के लिए और अदर गरीब जनता के लिए, तो उसका अच्छे से सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके, इसलिए। फोर्थ, प्राइस स्टेबलाइजेशन इन ओपन मार्केट, खुला जो बाज़ार है, ठीक है, उसमें मूल्य स्थिरीकरण के लिए। एंड फिफ्थ इज़ दैट कि इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर द सेव गार्डिंग द फार्मर इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है किसानों का जो मतलब कुछ उनके बेनिफिट के लिए या उनकी हित की रक्षा के लिए कुछ प्रभावी जो मूल्य समर्थन अभियान है जैसे कि एमएसपी है उसको मतलब सुचारू रूप से हम बोल सकते हैं चलाने के लिए। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें पहला इश्यूज देखेंगे, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या होता है। बफर स्टॉक क्या होता है, इससे क्या होता है कि खाद्य के लिए इंडिया दूसरे राज्यों पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी खाद्य आत्मनिर्भरता आएगा और साथ ही साथ खाद्य रहेगा हमारे पास, तो खाद्य सुरक्षा जो है इसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बफर स्टॉक से मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो रहा है या फ्लड कंडीशन है या फिर ड्रॉट कंडीशन है या वॉर हो रहा है या अन्य जो भी नेचुरल आपके क्लाइमेटीज़ होते हैं या डिज़ास्टर होते हैं, इसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज़ द कि अतिरिक्त जो भी हमारी वस्तुएं हैं इसकी खरीदी मतलब अगर हम खरीदेंगे तो इसके माध्यम से जो भी आपका फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक, तो यानी खाद्य मुद्रास्फीति जो है इसकी भी ये क्या करेगा, जांच करता है, जिससे कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो इन्हें ये जारी कर सके। तो ये है फोर्थ जो है आपका यहाँ पर आपके संपूर्ण जो भौगोलिक स्थान में मानव की जो भी मूलभूत जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी उपलब्धता, पहुंच, उपयोगिता और जो भी स्थिरता की जो माध्यम होते हैं उनसे या फिर जो माध्यम है उससे खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मेन है। और इसके बाद दोनों ही कंडीशंस में किसानों का ये मतलब बेनिफिट करता है या उनको प्रोटेक्ट करता है या उनका समर्थन करता है। पहला जो स्थिति है, कौन कौन सी दो स्थितियां हैं बता रही हूँ, अधिक उत्पादन के मामलों में कीमतों में गिरावट ना होना और एमएसपी जो रहता है उसके माध्यम से वास्तविक मूल्य वसूल करना। तो दोनों ही स्थितियों में ये फार्मर का समर्थन करता है। इसके अलावा
है उसका उसके माध्यम से क्या होता है, जो भी डिफरेंट सरकारी योजनाएं रहती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं रहती हैं, उनको लागू करने के लिए जो बेसिक आपका बेस स्टॉक है और जो भी एसेंशियल या नेसेसरी जो स्टॉक होता है, आवश्यक जो स्टॉक होता है, इसकी जो भी फोरकास्टिंग है या भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ठीक, एंड इसके अलावा इस प्रकार से जो भी फोरकास्टिंग होता है, उसके साथ ही वस्तुओं का जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उससे रिलेटेड या उसके लिए जो भी नीतियाँ हैं उसके निर्माण और उससे रिलेटेड निर्णय लेने में ये मदद करता है। तो दिस इज ऑल्सो सच एज द प्रोडक्शन हेल्प इन फॉर्मिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटीज। जो भी मटेरियल आएगा या जाएगा उससे रिलेटेड निर्णय ले पाते हैं और उसके लिए नीतियाँ बना पाते हैं, सिंपल वर्ड्स में। और अब देख लेते हैं चैलेंजेस या इश्यूज जो भी हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो भी फूड मटेरियल रहते हैं, जैसे खाद्य सामग्रियाँ, ये ख़राब होने वाले उत्पादों को बहुत लंबे समय तक हम संग्रहित करके नहीं रख सकते। इसलिए अगर हम प्रॉपर रूप से स्टोरेज नहीं करेंगे तो इसका हम साइक्लिंग बोल सकते हैं या चक्रण बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसके परिणाम स्वरूप इसका वेस्टेज होगा। तो इसलिए हमको प्रॉपरली क्या करना है, उसको स्टोर करना है और मेंटेन करना है। तो बफर स्टॉक जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं यानी जो मानक होते हैं, इसके संबंध में जो स्टॉक का स्तर बहुत अधिक है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो स्टोरेज है या उत्पादन के जो भी मूल्य पर ब्याज है या जो आपका वेस्टेज है, इसके रिलेटेड जो भी लागत है वो बहुत अधिक आती है। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नाउ लाइक आपके जो बड़े शहर हैं, देश हैं, अमेरिका है, ऐसे जो विदेशी देश हैं, यहाँ जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक को व्यापार और विकृत प्रथाओं के रूप में मानते हैं और भारत को WTO तक खींचते हैं। तो ये है आपका रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज लाइक द USA, दे कंसिडर द बफर स्टॉक एज अ ट्रेड डिसॉर्टिंग प्रैक्टिस एंड द ड्रैग इंडिया टू द वर्ल्ड जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वहाँ तक। और कुछ जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो कीमतों को जो भंडारण के बजाय व्यापार के माध्यम से स्थिर किया जा सकता है। उनका है कि हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू जो भी रेट है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, अदर देन द स्टोरेज। सो ये उनके अकॉर्डिंग है ये। तो क्या है उनके अकॉर्डिंग कि जो व्यापार है भंडारण की तुलना में बहुत सस्ता होता है। नेक्स्ट इज़ द MSP के साथ बफर स्टॉक को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने से उपयोगिताओं की वस्तुओं की खरीद अधिक होती है और इससे अति उत्पादन होता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिकता होती है और न केवल अर्थव्यवस्था सुधरती है बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है जो हम देखते हैं, कुछ रसद या फिर जो प्रशासन की जो लागत है वो यहाँ पर अधिक है और भंडारण को जो भी खरीदने के लिए जो आवंटित अधिकांश जो पैसे होते हैं, उसके साथ ये जो कृषि मंत्रालय है या FCI के लिए परेशानी का एक कारण बन जाता है। और बफर स्टॉक एक जो भी यूनिट्स हैं उसकी प्रॉपर यानी हम बोल सकते हैं स्टैब्लिशमेंट और जो भी वर्क है उसके लिए सभी चीज़ों को जो भी अवेलेबल कराने हेतु बजट को मतलब अरेंज किया जाता है। सो अब हम देख लेते हैं कुछ जो चैलेंजेस हैं उनके परिचालन के लिए कुछ सीमाएं जो हैं वो निर्धारित होती हैं। तो वो देख लेते हैं कि क्या ऐसे लिमिटेशंस होते हैं। ड्यूअल फेलियर यानी देख लेते हैं ये क्या है, ड्यूअल फेरियल स्पॉइलेज यानी यहाँ पर जो भी हमारा पास साइंटिफिक एकदम तो नहीं होता इंडिया में, मान लीजिए तो जो गैर वैज्ञानिक स्टोरेज हम करते हैं यानी साइंटिफिक तरीके से स्टोरेज नहीं करते, ये सब मेथड्स के कारण बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल ख़राब होता है और साथ ही भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो आबादी है वो भूख से मर रही है। ठीक है, ये एकदम ट्रू सिचुएशन है। नाउ सेकेंड इज़ द स्टोरेज। खरीद के बाद जो भी फूड मटेरियल है उनके स्टोरेज के लिए जगह और जो भी बुनियादी जो भी स्ट्रक्चर है उसकी बहुत कमी है इंडिया में। वेस्टेज, खुले में भंडारण करना और जलवायु परिवर्तन और प्रशासन के से मतलब
प्रशासन के साइड से देरी होना, और इसके कारण खाद खराब हो जाता है चीज़ें, और जो भी आपूर्ति है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती। ये सारे जो मैनेजमेंट के कारण प्रॉब्लम्स आता है या वेस्टेज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के समय भारी लागत, खर्च और ख़राब होने जैसी समस्याएं, ये सारी चीज़ें। डाइवर्जन के कारण लाइक आपका खाद्यान्न को काला बाजारों जैसे कि शराब उत्पादन और लाभार्थी जनित जो भी ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं आदि को बेच दिया जाता है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स है बेसिकली। अब मैं इसका एक कंक्लूज़न बता देती हूँ कि इसका कंक्लूज़न क्या है। जो भी आपका यहाँ पर जो बेसिकली खाद्य सुरक्षा या बोल सकते हैं हम खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो बफर स्टॉक रहता है, ये क्या करता है, भोजन तक सुरक्षित और आपका व्यवहार्य पहुंच प्रदान करता है। इसलिए गरीब जो हैं उसके साथ भूखमरी को कम करना देश के लिए एक सामाजिक और आर्थिक विकास का एक बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट या बेनिफिट होता है। नाउ नेक्स्ट, जो भी आपका टीपीडीएस या राशन या फिर आपके जो फेयर प्राइसेस शॉप रहते हैं, एमएसपी है, मिड डे मील जो स्कीम है, नेचुरल जो भी क्लैमिटीज़ है उससे रिलीफ के लिए, इंटीग्रेटेड जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेवाएं होती हैं, SC/ST एक्ट होते हैं, आदिवासी छात्रावास आदि के साथ बफर स्टॉक को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी कमज़ोर क्षेत्र हैं उनको खाद्य सुरक्षा मिलेगी। इस प्रकार ये समाज के जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए संवैधानिक और नैतिक जो दायित्व हैं उसको पूरा भी करता है। थर्ड इज़ दैट बफर स्टॉक के संचालन प्रबंधन में दक्षता से क्या है, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक जो दायित्व हैं उस के लिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ों के बीच के जो पैमाने होते हैं, स्केल्स होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्थाओं मतलब उसमें क्या होगी, अर्थव्यवस्थाएं भी आएंगी और नवीनतम जो टेक्निक्स हैं उसके कारण से विवेकपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एंड जो भी आपका बुनियादी स्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट से बफर स्टॉक की लागत में कमी आएगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कि UN, ठीक है, जो भी आपका है, इंडिया ने ये अनुमान लगाया कि भारत में लगभग 195 यानी 195 मिलियन लोग क्या हैं, कुपोषित हैं, ठीक, मेल नरिश्ड हैं। एंड देन सेकेंड इज़ द विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें रैंक है इंडिया का 74th। 113 जो मेन देशों में इंडिया 74th पोजीशन पे है। भारत में औसत प्रोटीन का सेवन आवश्यक प्रोटीन पोषण का केवल 20% होता है। FCI की जो करेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भारत में 1 अक्टूबर 2017 को 46 मिलियन टन अनाज भंडार था जो बफर मानदंड से 53% अधिक था। 2015 के जो भी न्यू जो बफर स्टॉक है या मानदंड है उसके अनुसार सुधार के अनुसार वर्तमान क्षमताओं में 1 जुलाई को 1 मिलियन टन गेहूं और चावल और प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को 30.7 मिलियन टन क्या होगा, शामिल होगा। पांचवा यह पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और भोजन का अवशोषण शामिल होता है। तो ये हो गया कुछ अदर फैक्ट्स जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये PDF आपको मैं शेयर कर दूंगी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हिंदी में चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।